दर्शकों नमस्कार, मैं ताकम सोनिया आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। आज अरुण भूमि टीम जो है आप सभी के लिए एक न्यूज लेकर के आए हैं। दरअसल हम बताना चाह रहे हैं जिस ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर में जहां हम रहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही जगह है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है जहां हम रहते हैं। ईटानगर कैपिटल का लीगल स्टेटस क्या है, इस विषय में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, जिस कारण से यहां रहने वाले लोग पशु पक्षी हैं और जीव जंतु हैं, जहां पर जो है लोग यानी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता है, जहां पर जो है जो इस्टेब्लिशमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है या फिर प्राइवेट की तरफ से होता है वो नहीं हो सकता है। इन चीजों को जानने के लिए आपको हम लिए चलते हैं। एक नोटिफिकेशन हुआ था, उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नोटिफिकेशन हुआ था इसके विषय में आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, आपको हम बताएंगे इसमें शुरू कैसे हुआ था। इंटायर ईटानगर कैपिटल रीजन कम्स अंडर द ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which was notified as Itanagar Reserve Forest on 2nd February 1978 and subsequently declared as a sanctuary on 14 June 1978 under Section 8 of the Wildlife Protection Act 1972 by the then Secretary Forest Government of Arunachal Pradesh on behalf of Lieutenant Governor of Arunachal Pradesh। और इसका जो है एरिया जो है बताया जाता है, ईटानगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया जो बताया था, जो कवर है, जो एरिया लिया गया था, उसका टोटल एरिया है 140.3 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरा जो है द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट है। द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में आपको बताएंगे, उस समय जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। सेक्शन 70 ऑफ द असम फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट 1891 7 of 1891 read with section 3 of the North-East Frontier Agency construction of reference to state government। उस समय द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट को नोटिफाई किया गया था ऑन 16 अगस्त 1978 और उसका द्रुपंग जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका एरिया को बताया जाता है 420.75 स्क्वायर किलोमीटर। और आपको हम आगे ये भी जानकारी देना चाहते हैं, दोनों जब द्रुपंग और उसके बाद ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो हम लोग द्रुपंग को अगर साइड में रखता है तो ईटानगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं उसमें कुछ जगह को एक्सक्लूडेड किया गया था। एक्सक्लूडेड का मतलब यह है कि उन जगह को छोड़ा गया था जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट पिछले कई सालों से आ रहा था, यानी जो इंडिजिनस पीपल होता है उनका सेटलमेंट था, उनको जो छोड़ा गया था। उस एरिया का नाम है जिसमें 7 एरियाज है। पहला आपको मैं बताऊंगा, स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दूं, गंगा विलेज, बात विलेज, जोलंग विलेज, बोरुम, ताराजुली, न्योर्च और सूद को बताया जाता है। इन 7 जगह को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि इन जगहों में जो है इंडिजिनस कम्युनिटी जो सालों दर सालों से यहाँ पर जो है निवास कर रहे थे, जब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था उसको हटा दिया गया था। और आपको यह भी बता दूं कि इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सेटलमेंट करने के लिए या फिर जो गवर्नमेंट का जो कामकाज होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ईटानगर का जो जुरिडिक्शन है इसमें जो है 11.25 जो स्क्वायर किलोमीटर छोड़ा गया था, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है वो हो सके। ये था नोटिफिकेशन जिस कारण से अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। साथ ही जब हम ट्विन सिटी की जब बात करते हैं तो नाहरलगुन के कुछ हिस्सा भी आता है और ईटानगर का ज्यादातर हिस्सा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। आगे आप लोगों को हम लिए चलते हैं फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है, आपको सब पता चल गया कि ईटानगर में जो लोग रहते हैं ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, जहां पशु पक्षी और जीव जंतु को रहना चाहिए था, लेकिन अभी जो है ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा दिखाई दे रहा है और गवर्नमेंट का जितना भी एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आगे आपको फॉरेस्ट लॉ एक्ट के मुताबिक आपको हम बताएंगे कि यहां पर जो है कानून, फॉरेस्ट का कानून जो है क्या कहता है। फॉरेस्ट का कानून ये कहता है कि यदि ईटानगर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है तो इसमें कोई भी प्रकार का गतिविधि या फिर वुमेन जो सेटलमेंट होता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एस्टेब्लिशमेंट होता है वो कामकाज जो है यहाँ पर नहीं हो सकता है। लेकिन एक शर्त पर हो सकता है, क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं उसमें जो है रेशनलाइज करना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज भी इसलिए करना पड़ता है कि जब आप उसको रेशनलाइज करता है तो
जहां पर ईटानगर अगर मैक्सिमम जगह जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है तो उसके आगे का जो बाउंड्री होता है वहां से बाउंड्री को हम लोग खिसका सकता है कि कितना और जगह को लेना है, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट भी जरूरी है और यहाँ का पशु पक्षी को भी रहना जरूरी है। तो इन चीजों को देख करके जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें रेशनलाइज किया जा सकता है, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर कॉपी को चाहिए होता है। जब सुप्रीम कोर्ट को जो है सरकार की तरफ से वह भेजता है कि हमको कुछ जगह को रेशनलाइज करना है तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो ऐसा ही रिजर्व फॉरेस्ट को जब हम डी रिजर्व करना होता है तो इसका भी रिजर्व फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसको डी रिजर्व करना पड़ता है। डी रिजर्व होने के बाद ही लोगों का सेटलमेंट यहां पर हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही दोनों को जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब बात करते हैं और रिजर्व फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो दोनों चीज को अगर रेशनलाइज करता है या फिर डी रिजर्व करता है तो उसमें जो है सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग को जो है मुआवजा चुकाना पड़ता है। मुआवजा इसीलिए क्योंकि सालों दर सालों से यहाँ पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जितना जीव जंतु जो है पशु पक्षी जो है नष्ट हुआ होगा उन चीजों को लेकर के सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुआवजा देना पड़ता है। उस मुआवजा के चलते ही सरकार को आगे रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है, उसके बाद जो है डी रिजर्व भी करना पड़ सकता है जहां पर कि लोग जो है सेटलमेंट कर सके। और ऐसे एक खबर के मुताबिक ये बताया जाता है 2014 को यह बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को डी रिजर्व करने के लिए या फिर रेशनलाइज करने के लिए 600 करोड़ रुपया मांगा गया था, पर उस समय सरकार ने इस रुपया को यानी इस पैसा को चुका नहीं पाया था। इसका मतलब यह है कि हम अभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। अगर उस समय 2014 को सरकार की तरफ से वन विभाग को 600 करोड़ अगर चुकाया जाता तो हो सकता है कि ईटानगर द्रुपंग रिजर्व के कुछ एरिया जो है डी रिजर्व हो जाता और ईटानगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका जो कुछ रेशनलाइज होता जहां पर लोगों को रहने में आसानी होती और लोगों को एलपीसी और अलॉटमेंट जैसी चीज को प्राप्त करने में आसानी होती। लेकिन इस बात को भी जानना बहुत जरूरी है कि उस समय यानी 1978 को जब ईटानगर को जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था और द्रुपंग को जो है रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, उस समय से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं रोल हुआ होगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसीलिए अरुणाचल में तैनात रहता है जहां पर कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको इंक्रोचमेंट कोई ना कर सके और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें जो लोग इंक्रोचमेंट नहीं कर सके, इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल होता है। सबसे पहले आपको बताता हूं पहला नंबर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, टू प्रमोट एंड प्रिजर्व द नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया और लैंड। ये जो बहुत खास है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये जिम्मा होता है। दूसरा जो है टू अरेस्ट द इंक्रोचर ऑफ फॉरेस्ट लैंड और फॉरेस्ट एरिया, जो भी इंक्रोच करता है उसको अरेस्ट किया जाता है। तीसरा बहुत खास है टू ड्रॉ एन ऑफेंस रिपोर्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 एंड टू इम्पोज पेनल्टी। ये बहुत खास है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसको जो है नुकसान पहुंचाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है कि उसको अरेस्ट करना या फिर पेनल्टी देना और प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, खासकर जब हम अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की जब हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहा है। आगे इसके साथ ही आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इसके साथ ही जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जब हम बात करते हैं इसको रेशनलाइज करने के लिए कुछ एनजीओ ने कदम उठाया था। उस एनजीओ का मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, सासी है। अरुणाचल प्रदेश में एक एनजीओ यानी एक संगठन है जो सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पहली बार मिनिस्टर फॉरेस्ट को एक चिट्ठी लिखकर यह बताया था कि चिट्ठी उस समय लिखा गया था 25/11/2022 को फॉरेस्ट मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखता है। उसमें जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईटानगर को जो है रेशनलाइज करने की बात करते हैं, लेकिन अभी तक ये लेटर ही रह गया, लेकिन उसको जो है सरकार के तरफ से या फिर फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई उसको कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही सासी सेव अरुणाचल सेव इंडिजिनस जो एनजीओ है, संगठन है, उन्होंने पहला लेटर देने के बाद फिर दूसरा लेटर सौंपता है। उसका डेट है 14/7/2021। उसमें सासी ने इस बात को जिक्र किया है कि जो द्रुपंग जो रिजर्व फॉरेस्ट है उनको जो है डी रिजर्व किया जाना चाहिए, क्योंकि जहां जहां ह्यूमन सेटलमेंट है, जहां जहां ह्यूमन एक्टिविटीज चल रहा है, उनको लेकर के सासी ने फिर स्टेट गवर्नमेंट को एक लेटर सौंपता है जिसमें
द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर के, वुमेन एक्टिविटीज को लेकर के शासी ने गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लिखा था। लेकिन इसी विषय को जो है असेंबली में भी चर्चा किया गया था, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आया है। इसके साथ ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी जो है दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी से चिट्ठी लिखता है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो जो है पीसीसीएफ यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को यह लिखता है कि ईटानगर दरअसल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, यहाँ पर जो है एलपीसी अलॉटमेंट जो है मैक्सिमम इशू किया जा रहा है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। लेकिन उस अधिकारी ने पीसीसीएफ को यह लिखकर चिट्ठी लिखता है, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं आता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक फॉरेस्ट अधिकारी जो है दूसरा फॉरेस्ट अधिकारी यानी चीफ से जो है लेटर लिखता है। अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको डिक्लेयर किया गया था, इसमें एलपीसी और लैंड अलॉटमेंट ज्यादा इशू चल रहा है, इसको लेकर के संज्ञान लेने का लिखता है, लेकिन उसका भी कोई खबर नहीं आता है। जैसे कि अरुण भूमि टीम को उसका एक कॉपी मिला, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अगला जो इसी काम को लेके जब तीन लेटर होने के बाद और आगे जो है एक लेटर आता है, जो इसके बाद ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के एडवोकेट एसडी लोधा जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर क्लियरिफिकेशन मांगता है। वो क्लियरिफिकेशन डेट जब लेटर सौंपता है 28/3/2022 को, इसमें एक लीगल नोटिस जारी करता है, चीफ सेक्रेटरी को मांगता है, क्लियरिफिकेशन मांगता है कि ये ईटानगर का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पर चीफ सेक्रेटरी है, जहां पर जो है सिविल सेक्रेटरी थे, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। इसका क्लियरिफिकेशन जो है एडवोकेट एसडी लोधा जो है चीफ सेक्रेटरी से मांगता है और लीगल नोटिस सर्व करता है, लेकिन उसका भी नतीजा अभी तक नहीं आया है। जिस कारण से अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश में यानी राजधानी में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है और बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है यूजर एजेंसी यानी रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर जो भी लैंड हो, गवर्नमेंट लैंड होता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए यूजर एजेंसी कौन होता है, इनको आपको बताएंगे। सबसे पहले स्क्रीन में आप देख सकते हैं, पहला यूजर जो एजेंसी होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दूसरा जो है लैंड डिपार्टमेंट होता है, तीसरा आईएमसी, इसीलिए क्योंकि अभी ईटानगर में हाल ही में ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शुरू हुआ है, इसीलिए आईएमसी भी आता है। साथ में जो टाउन प्लानिंग है वो भी आता है और कॉर्पोरेट भी आ सकता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर केवल 3 लोगों का नाम लिया है, और लोग भी हो सकता है। ये है यूजर एजेंसी। और यूजर एजेंसी का जब हम द्वितीय का बात करते हैं, इसको भी आपको हम साफ बता देते हैं। द्वितीय ऑफ यूजर एजेंसी, द्वितीय ऑफ यूजर एजेंसी का क्या है कि इफ द लैंड इज अंडर रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यूजर एजेंसी को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कंपलसरी है फॉर द रिजर्व। उसका बाद दे मस्ट पे सीए 5, शुरू में हमने जिक्र किया था, अगर फॉरेस्ट लैंड को अगर डिस्ट्रिक्ट या फिर सरकार लेता है तो उसमें जो है पंत को यानी वन विभाग को देना पड़ता है, तभी जाकर के डी रिजर्व होता है जिसमें कि लोग उसको इस्तेमाल कर सके। उसके बाद ये सब होने के बाद अगला प्रक्रिया जो क्या होता है, डी नोटिफाइड हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। डी नोटिफाइड एक लेटर जारी होता है जिसमें हम लोग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियर हो जाता है, यानी प्री फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लैंड प्री हो जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, यानी एनओसी मिल जाता है। और जहां एनओसी मिल जाता है उसमें लोगों को बसने के लिए इजाजत मिल जाता है और अलॉटमेंट ले सकता है, एलपीसी ले सकता है। साथ ही साथ लैंड जो है डी रिजर्व हो जाता है। उसके बाद रेशनलाइज हो जाता है और उस जगह को जो है जहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस जगह को हम लोग आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद बाउंड्री यानी शिफ्टिंग हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है। जितना भी अभी इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट की तरफ से हुआ है, अगर फॉरेस्ट कानून के एक्ट के मुताबिक ये कहता है कि जितना भी कैपिटल रीजन में, चाहे वो सिविल सेक्रेटरी हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो आईएमसी हो, जितना भी बिल्डिंग बना है, जितना भी अलॉटमेंट इशू किया है, जितना भी एलपीसी इशू किया है, जहां पर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, ये दरअसल इलीगल है, क्योंकि कानून सीधा ये बताता है कि जो एलपीसी अलॉटमेंट, जो रिजर्व फॉरेस्ट, उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत जो इशू किया है, ये सब अवैध है, इलीगल है। इसीलिए इसको पता लगाना बहुत जरूरी है, ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है। यहां तक कि आपको ये भी बता दूं कि ईटानगर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, अगर अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर अगर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आईएमसी भी नहीं होना चाहिए। इन चीजों को समझना जरूरी है। चलिए, ये तो इलीगल के बाद आप लोगों को हमने बताया। अभी आपको हम ये बताना चाहेंगे, अरुणाचल का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको हम बताना चाहेंगे। आप सभी को पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है अभी स्थित होते मिला हुआ पूरा 50 साल हो गया है, और आपको ये भी पता है उस 50 साल के दौरान अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग राजनीतिक दल ने शासन किया है। आप कह लीजिए जनता दल, कांग्रेस, भाजपा, इन सभी ने अरुणाचल प्रदेश को शासन किया है। जब शासन किया था उस समय बहुत सारे मुख्यमंत्री भी बने, उसके बाद फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बने, लेकिन अभी तक ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इन चीजों को अभी तक उस समय की सरकार से अभी तक का सरकार जो है इसको जो है अनदेखा क्यों किया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान छोड़ता है। आगे आपको हम ये बताएंगे डीसी कैपिटल अभी जो है हाल ही में, डीसी कैपिटल जो हाल ही में अभी 6-7 महीना या फिर 1 साल कह लीजिए, डीसी कैपिटल ने ये जारी किया है कि अगर कैपिटल रीजन में कोई लैंड अलॉटमेंट लेता है या फिर कोई एलपीसी लेता है या फिर कोई घर बनाता है, तो उनको ये कंपलसरी कर दिया है कि ये लैंड जो है कहीं गवर्नमेंट की जगह में तो नहीं है, और ये एलपीसी जो तो कहीं गवर्नमेंट के जगह के अंदर नहीं आता है, या फिर घर जहां बन रहा है ये गवर्नमेंट के जगह के अंदर नहीं आता है। तो इसको लेकर के डीसी ने क्या जारी किया है कि आपको टाउन प्लानिंग से सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना पड़ता है, फायर सर्विस से एनओसी लेना पड़ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस समय जब 1978 को ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, उस समय डीसी था, लैंड डिपार्टमेंट लोग था, लेकिन उस समय जिन्होंने एलपीसी अलॉटमेंट इशू किया था उस समय क्या फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगता था, या फिर टाउन प्लानिंग का एनओसी मांगता था, या फिर फायर सर्विस का एनओसी मांगता था, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल छोड़ता है। क्योंकि इनके वजह से अभी हमारे जनता को जो है लैंड अलॉटमेंट या फिर एलपीसी बनवाने के लिए बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीधा डीसी से भी ये एक सवाल ये है कि अभी अचानक जब लैंड अलॉटमेंट उसके बाद एलपीसी की जब बात करते हैं तो ये सब सारा इशू कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपको पीछे का ही इतिहास को भी जानना बहुत जरूरी है। यदि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर उस समय अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था, तो उस समय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आने वाला जगह को एलपीसी किन्होंने इशू किया और अलॉटमेंट किन्होंने इशू किया, उन चीजों को भी जानना जरूरी है। और उस समय जो जो अधिकारी इसमें मौजूद था उनको बुलाया जाना चाहिए, और जितना भी एलपीसी है, अलॉटमेंट है, कैंसिल किया जाना चाहिए, जो फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक कहता है। और ऐसे ही ये जो अगर ऐसे ही चलेगा, इसका मतलब ये है कि डीसी को इन बातों को भी ध्यान देना होगा कि अभी सरकार की तरफ से जो सिविल सेक्रेटरी बनाया गया है ये भी एक तरफ से इलीगल है, अवैध है, और सरकार की तरफ से असेंबली बनाया गया है ये भी एक तरफ से अवैध है, इलीगल है। साथ ही साथ जितना जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, जितना भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है ये भी गलत है। साथ ही आपको ये भी बताना हम चाहेंगे कि एसटीपी है, जो एसटीपी अभी आईएमसी की तरफ से करसिंगसा में जो बना रहा है ये भी एक तरफ से इलीगल है, क्योंकि वो द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अगर सरकार या फिर आईएमसी की तरफ से उनको क्लियरेंस चिट मिला है तो डीसी को यह पता लगाना चाहिए कि द्रुपंग रिजर्व फॉरेस्ट से एसटीपी बिताने के लिए करसिंगसा में आईएमसी की तरफ से बिताने के लिए उनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला है कि नहीं, इन चीजों को देखना जरूरी है। आखिर में आपको सभी को बता दूं, ये बहुत बड़ा एक इशू है जो उस समय यानी 1978 से लेकर के अभी तक जो शुरू में आज से 30 साल पहले या फिर 20 साल पहले जितना भी जो कैपिटल रीजन में जो अलॉटमेंट लिया है या फिर जो एलपीसी लिया है, उन लोगों ने कहीं ना कहीं हर बैंक से उसको मोर्गेज रख करके लोन लिया होगा। अगर कल को उनका एलपीसी या फिर लैंड अलॉटमेंट जो है कैंसिल हो जाता है तो हो सकता है कि बहुत सारे बैंकों को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये था हमारा छोटा सा कोशिश, इन चीजों को डीसी कैपिटल को भी देखना चाहिए। लेकिन आने वाला समय में हम अरुण भूमि टीम ये कोशिश कर रहे हैं कि यदि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है तो आने वाला समय में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जानकार वाले लोगों को हम बुलाएंगे। साथ ही हम कोशिश करेंगे कि फॉरेस्ट मिनिस्टर को हम न्योता देंगे, और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन होता है उससे भी हम न्योता देंगे, और डीसी कैपिटल को भी न्योता देंगे, और पीसीसी ऐप है उनको भी न्योता देंगे, और इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आगे उन लोगों को बुलाएंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि लोगों को साफ पता चले कि सच में ईटानगर क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। अगर आता है तो उसको सरकार की तरफ से क्या उपाय किया जा सकता है। ये था हमारा छोटा सा कोशिश, और आप सभी को जानना बहुत जरूरी था, इसीलिए आज हमने इन मुद्दों पर आप सभी को हमने बताया है, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में भी इस मुद्दा को लेकर के आगे जाएंगे, क्योंकि अगर इसको क्लियर अभी नहीं किया जाता है तो आने वाला पीढ़ी जो है हमसे सवाल करेंगे कि क्या अभी तक इन छोटा सा चीज को जो है
हल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है, यही अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है। दर्शकों, आप अरुण भूमि टीम को यूट्यूब चैनल में भी आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप प्यार देते रहते हैं, जैसे अरुण भूमि को आप सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसा ही कीजिए और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम जनता का आवाज बन सके। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे, सच को सच और गलत को गलत दिखाने का हम प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।